हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिजिक्स क्लासेज में पुनः स्वागत है। आज हम जो 12th फिजिक्स के फर्स्ट लेसन के बारे में आगे स्टडी करेंगे, जिसमें अपने आवेश के बारे में पढ़ चुके थे। आवेश मतलब चार्ज। और अपना ये लेसन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युत की। आज अपने पढ़ेंगे विद्युतदर्शी के बारे में। तो विद्युतदर्शी क्या है कि ये एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से अपने किसी वस्तु पर आवेश का निर्धारण कर सकते हैं। मतलब वो वस्तु कौन से आवेश से आवेशित है, धनावेश या ऋणावेश से। तो किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति के संसूचन के लिए एक सरल उपकरण स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी है। यह अत्यधिक संवेदी है। अत्यधिक संवेदी का मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। आवेश वाली आवेशित वस्तु को इसके पास लेके जाएंगे तो हाथों हाथ इसमें क्या आएगा, अपने पता चल जाएगा। तो साधारण शब्दों में कहें तो विद्युतदर्शी क्या है? ये एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से अपने किसी वस्तु पर आवेश का निर्धारण कर सकते हैं। अब अपने इसकी बनावट के बारे में पढ़ेंगे। तो बनावट क्या है? ये एक साधारण उपकरण जो कांच का जार होता है, जिसमें ऊपर एक कोर्क लगाता है और कोर्क में क्या है, एक धातु की छड़ लगी होती है। धातु की छड़ के निचले सिरे पर क्या लगी होती है? दो सोने की पत्तियां, स्वर्ण पत्तियां। और ऊपर वाले सिरे पर एक धात्विक डिस्क लगी होती है। इस जार को भू संपर्कित कर दिया जाता है। और यदि अपने किसी वस्तु पे आवेश का निर्धारण करना है तो उस पर कैसे निर्धारण करेंगे? तो जैसे अपने विद्युतदर्शी धनावेशित है और इसके पास अपने क्या करें, धन आवेश वाली छड़ लेके जाएंगे। तो धन आवेश वाली छड़ क्या करेगी? इस धनावेशित विद्युतदर्शी मतलब इसकी डिस्क पर जो धनावेश है उसे प्रतिकर्षित करके कहाँ पे ले जाएगी? इन स्वर्ण पत्तियों पर। और स्वर्ण पत्तियों पर धनावेश दोनों पे आ जाएगा तो दोनों पत्तियां क्या होगी? प्रतिकर्षण के कारण फैल जाएगी। तो इसका मतलब अपने यदि विद्युतदर्शी पर धनावेश है और इसके पास धनावेश वाली अपनी छड़ लेके जा रहे हैं तो पत्तियां दूर हो रही है। और यदि ऐसे ही इसके पास क्या करें, अपने कोई ऋण आवेश वाली छड़ ले आए, कोई ऋण आवेश वाली छड़ ले आए तो क्या होगा? जैसे अपने ये ऋण आवेश वाली छड़ लेके आए तो ऋण आवेश वाली छड़ क्या करेगी? ये सारे धनावेश को अपनी तरफ खींच लेगी। मतलब इस डिस्क पर आ जाएगा सारा सारा धनावेश और पत्तियों पर कोई धनावेश नहीं रह जाएगा। तो पत्तियां क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि अपने कोई आवेशित विद्युतदर्शी, उसके पता है अपने कौन सा आवेश है, जैसे उस पर धनावेश है तो उसके पास धनावेश वाली छड़ लेके जाएंगे। अपने पता नहीं उस पर कौन सा आवेश है। अगर अपने कोई छड़ लेके गए और पत्तियां दूर हट रही है तो मतलब उस पर क्या है? धनावेश। और यदि पत्तियां पास में आ रही है तो मतलब उस पर क्या है? ऋणावेश। अर्थात जिस आवेश से विद्युतदर्शी आवेशित है उसी आवेश वाली छड़ को उसके पास ले जाएंगे तो पत्तियां दूर हट जाएगी, और उसके विपरीत आवेश वाली छड़ ले जाएंगे तो पत्तियां क्या हो जाएंगी? पास में आ जाएंगी। तो विद्युतदर्शी के बारे में क्या? चित्र के अनुसार स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी में कांच का जार होता है जिसमें धात्विक छड़ ऊर्ध्वाधर लगी रहती है। छड़ के ऊपरी सिरे पर क्या होती है? धात्विक डिस्क होती है, जबकि निचले सिरे पर दो स्वर्ण पत्तियां बंधी रहती है। जब किसी आवेशित वस्तु को धात्विक डिस्क के संपर्क में लाया जाता है तब कुछ आवेश स्वर्ण पत्तियों पर स्थानांतरित हो जाता है तथा प्रतिकर्षण के कारण पत्तियां क्या हो जाती हैं? फैल जाती हैं। पत्तियों का फैलाव संपर्कित वस्तु पर आवेश की मात्रा के बारे में अनुमानित जानकारी देता है। यदि किसी आवेशित वस्तु को पहले से आवेशित विद्युतदर्शी के समीप लाते हैं तथा यदि वस्तु पर आवेश एवं विद्युतदर्शी पर उपस्थित आवेश समान प्रकृति के हैं तो पत्तियां और अधिक फैल जाती हैं, तथा यदि विपरीत प्रकृति है तो पत्तियां सामान्यतः क्या हो जाती हैं? सिकुड़ जाती हैं। ये अपने विद्युतदर्शी के बारे में। अब अपने इनसे रिलेटेड, आवेश से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है,
यदि एक पिंड 10 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा। यदि कोई पिंड इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। किस अनुपात में, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर द्रव्यमान में कितनी बढ़ेगी, 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। और 10 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो कितना होगा, 10 गुणा 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। 10 गुणा 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना, 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। तो ये कितना होगा, 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 30 किलोग्राम। ऐसे अगला क्वेश्चन क्या है कि दो समान त्रिज्या व समान द्रव्यमान के धातु के गोलों में से एक को धनावेश तथा दूसरे को क्या दिया गया है, ऋणावेश दिया गया है। तो किस गोले का द्रव्यमान सबसे अधिक होगा और क्यों। तो बताओ, एक को तो दे दिया अपने धनावेश और एक को ऋणावेश दे दिया, तो कौन से गोले का आवेश या कौन से गोले का द्रव्यमान ज़्यादा होगा। अब देखो, धनावेश देने का मतलब क्या है कि किसी वस्तु ने इलेक्ट्रॉन त्यागे, यदि इलेक्ट्रॉन त्यागे तो उसके द्रव्यमान में क्या होगी, कमी। और यदि किसी के ऋणावेश में वृद्धि हो तो मतलब वो क्या कर रहा है, उसी अनुपात में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसके द्रव्यमान में क्या होगी, वृद्धि। तो अर्थात द्रव्यमान किसका ज़्यादा होगा, ऋणावेशित गोले का। क्यों, क्योंकि ऋणावेशित गोला इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जिससे उसके द्रव्यमान में 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम के गुणज में द्रव्यमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। अब अगला क्वेश्चन जैसे क्या, आवेशित कांच की छड़ कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती, क्यों। देखो, ये किस कारण होता है। कि जैसे अपने कोई कागज का टुकड़ा छोटा लें, उसके पास कोई आवेशित छड़ लेके जाए, जैसे अपने लेके गए धनावेशित छड़, तो धनावेशित छड़ क्या करेगी, कागज के टुकड़े पर आवेश का क्या कर देगी, ध्रुवण। तो मतलब क्या होगा, धनावेशित छड़ क्या करेगी, कागज के टुकड़े के ऋणावेश को तो अपनी तरफ आकर्षित कर लेगी, अपनी तरफ वाले सिरे पर ले आएगी, और धनावेश को प्रतिकर्षित करके अपने से दूर भेज देगी, जिसके कारण जो कागज का ऋणावेश वाला सिरा है वो तो किधर होगा, छड़ की तरफ, जिसके कारण छड़ क्या कर लेगी, उसे आकर्षित कर लेगी। तो क्या होगा, आवेशित कांच की छड़ कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है, क्योंकि जब आवेशित छड़ को किसी कागज के टुकड़े के पास लाया जाता है तो कागज के उपस्थित ऋण तथा धनावेश विद्युत ध्रुवण के द्वारा छड़ के सापेक्ष विस्थापित होते हैं। छड़ के सापेक्ष मतलब छड़ वाली तरफ तो क्या हो जाएगा, कागज पे ऋणावेश, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, धनावेश। धनावेश छड़ की ओर क्या आएगा, ऋणावेश, तथा धनावेश छड़ से दूर विस्थापित हो जाता है, जिससे ऋणावेश अधिक प्रभावी होने के कारण छड़ के द्वारा क्या कर लिया जाता है, आकर्षित कर लिया जाता है। अब ऐसे अगला क्वेश्चन है, क्या दो समान आवेशित धातु की गेंदें एक दूसरे को आकर्षित कर सकती है। समान आवेशित मतलब समान आवेश वाली कर सकती हैं। कैसे आकर्षित कर सकती हैं, जब एक गेंद का आकार क्या हो, काफी बड़ा हो, जिससे छोटी गेंद के आवेश का क्या हो जाए, ध्रुवण। तो ध्रुवण द्वारा आकर्षण हो सकता है समान आवेश वाली वस्तु पर। समान आवेश का मतलब क्या होता है, समान आवेश का मतलब ये है कि जैसे कोई वस्तु धनावेशित है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस पर अकेला धनावेश है। धनावेशित वस्तु का मतलब क्या हो कि उसमें धनावेश और ऋणावेश तो दोनों है, पर आवेश किसकी मात्रा ज्यादा है, धनावेश की मात्रा अधिक है। जैसे अगला क्वेश्चन, सूखे बालों से गुजरा कंगा कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित करता है, जबकि भीगे बालों से गुजरा कंगा नहीं। क्यों, क्योंकि भीगे बालों से गुजरे कंगे में कंगे व बालों के मध्य घर्षण क्या होता है, कम, जिस कारण कंगा कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित नहीं करता, जबकि सूखे बालों से गुजरने पर बालों व कंगे में घर्षण क्या होता है, अधिक, जिस कारण कंगा आवेशित हो जाता है वह कागज के छोटे टुकड़ों को क्या करता है, आकर्षित करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, समझिए। आवेश के क्वांटीकरण क्या मतलब क्या है, तो जब किसी भौतिक राशि का विनिमय सतत न होकर विभक्त होता है या विविक्त होता है, मतलब एक जैसा ना हो कि क्या विविक्त हो, हर एक जगह क्या आवेश अलग अलग हो, तो यह विनिमय क्वांटीकरण कहलाता है। तथा राशि की प्रकृति क्या कहलाती है, क्वांटम प्रकृति कहलाती है। तो भौतिक राशि का
वह न्यूनतम मान जिसका क्वांटीकरण की प्रक्रिया में विनिमय किया जा सके उसे भौतिक राशि का क्वांटम कहते हैं। विनिमय मतलब कम से कम अपने इतना चीज उसमें डाल सकते हैं। जैसे मिलिकन ने अपने तेल बूंद मॉडल के प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध किया कि किसी भी पिंड पर आवेश सदैव एक निश्चित राशि मतलब 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम के पूर्ण गुणनफल के रूप में ही हो सकती है। आवेश इस प्रकार से क्वांटीकृत होता है तथा आवेश का क्वांटम कितना हुआ 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है। देखो आवेश का कुल मान क्या होगा, यदि कोई चीज में एक इलेक्ट्रॉन हो तो उसका आवेश कितना है ई, 2 होंगे तो 2 ही, 3 हो तो 3 ही, एन होंगे तो क्या हो गया एन। यदि वो एन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसका आवेश क्या हो जाएगा माइनस का एन, और यदि वो एन इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसका आवेश क्या हो जाएगा प्लस का एन। तो आवेश का मात्रक एम के एस क्यू पद्धति में तो क्या है कूलाम, एम के एस से पद्धति में क्या एम्पियर गुणा सेकंड, एम्पियर गुणा सेकंड कैसे हुआ, आई बराबर क्या होता है आई इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन में टी। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आई टी, आई की इकाई क्या है एम्पियर और टी की सेकंड। तो दूसरी इकाई क्या होगी इसकी एम्पियर गुणा सेकंड। सीजीएस पद्धति में क्या होता है इसका मात्रक स्टेट कूलाम या ईएस यू। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है फेराडे, एक फेराडे का मान कितना होता है लगभग 96,500 कूलाम। आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है फ्रैंकलिन, क्या होता है फ्रैंकलिन। एक कूलाम में कितने फ्रैंकलिन होते हैं 3 गुणा 10⁹ फ्रैंकलिन। और यदि इसकी विमा देखें तो विमा क्या होगी M0L0T1A1। कैसे देखो Q बराबर क्या हुआ आई गुणा आई गुणा टी। तो आई की क्या है आई की विमा क्या होगी ए, और ए एक बार है तो A1। टी की क्या समय की टी तो T1, बाकी सारी जीरो है तो M0L0T1A1। अब जैसे अगला क्वेश्चन क्या है, क्या किसी पिंड पर 6 गुणा 10⁻⁻18 कूलाम का आवेश हो सकता है। तो अपने इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो क्यू का मान कितना दे रखा है 6 गुणा 10⁻⁻18 कूलाम। अब अपने फॉर्मूला क्या था क्यू बराबर एन, तो एन बराबर क्या हो जाएगा क्यू बटा एन मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो एन बराबर क्यू बटाई क्यू का मान 6 गुणा 10⁻⁻18 और ई का 1.6 गुणा 10⁻⁻19। 10⁻⁻19 ऊपर गए तो 10⁻+19 हो गया, तो 6 गुणा 10⁻⁻18 गुणा 10⁻19। 10⁻−18 में और 10⁻19 क्या हो गया 10, और नीचे से ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे फिर क्या जो पर 10 का गुणा 6 गुणा 10 गुणा 10 क्या हो गया 600। 600 में 16 का भाग करेंगे तो कितना आएगा 37.5। तो कभी इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं पॉइंटों में नहीं आ सकते, वो किस में होंगे जैसे 1 2 3 एक पूर्ण संख्या के रूम में होंगे। तो n एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो 6 गुणा 10⁻⁻18 कूलाम आवेश संभव नहीं है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु पर 6.4 गुणा 10⁻⁻18 कूलाम का धनात्मक आवेश है, तो क्या बताना है। तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी। एक तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बढ़े या कम हुए। दूसरा उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा, मतलब द्रव्यमान में कितना परिवर्तन होगा। पहले तो अपने देखते हैं अधिकता या कमी होगी। देखो क्या कह रहे हैं 6.4 गुणा 10⁻⁻18 कूलाम का कौन सा आवेश है धनात्मक आवेश, कौन सा धनात्मक आवेश। तो धनात्मक आवेश का मतलब क्या हुआ धनात्मक आवेश का मतलब क्या हुआ कि उसने इलेक्ट्रॉन
त्यागे तभी धनावेश आएगा। इलेक्ट्रॉन त्यागे तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी। पहले तो पता चल गया, अब कमी होगी, कितनी होगी वो निकालना है। तो अपने क्यू का मान दे रखा है 6.4 गुणा 10 की घात -18। ई का 1.6 गुणा 10 की घात -19 गुलाम होता है। अब क्यू बराबर एन नहीं होता तो एन बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटा ई। क्यू का मान रखा और ई का मान रखा। 10 की घात माइनस ये 1 पॉइंट से पॉइंट हटा, 16 का 64 में गया कितनी बार, 4 बार। और 10 की घात -18 से 10 की घात -19 कटे तो नीचे 10 की घात -1, ऊपर गया तो 10। 4 गुणा 10 मतलब 40। तो इलेक्ट्रॉनों की तो संख्या कितनी है, 40। अतः वस्तु पर 40 इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई, कमी। अब अपने द्रव्यमान में परिवर्तन बताना है। तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण द्रव्यमान में कमी कितनी होगी, 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। तो 40 इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या होगा, द्रव्यमान में कितनी कमी होगी, 40 गुणा एम। 40 गुणा एम का मान 9.1 गुणा 10 की घात -31, और इसे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9.1 को 4 से 36.4 गुणा 10 की घात -30, और 40 को 9.1 से गुणा किया तो 36.4 गुणा 10 की घात -3। इसे और आगे करेंगे 0.1 और आगे ले जाए तो 3.64 गुणा 10 की घात -29 किलोग्राम। यूनिट लगाना जरूर, क्योंकि हमेशा यूनिट के भी कुछ मार्क्स होते हैं। जैसे इसमें यूनिट नहीं लगाई तो इसमें यूनिट के मार्क्स कट सकते हैं। अगला क्वेश्चन, जैसे किसी पिंड में 1 कूलाम का आवेश देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किया जा सकता है। 1 कूलाम कह रहा है तो क्यू कितना, 1 कूलाम। क्यू बराबर कहता है एन ई, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में ई। और देखो एन बराबर क्यू अपॉन ई, क्यू 1 तो ई का मान 1.6 गुणा 10 की घात -19, -19 ऊपर क्या तो 10 की घात 19, और बटे में क्या 1.6। अगर 1.6 में पॉइंट हटाया है तो ऊपर 10, फिर 10 की घात 19 को क्या किया 18, तो ये हुआ 100 बटे 16। 100 में 16 का भाग करेंगे तो 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, कूलाम का नियम क्या है समझाइए तथा आपेक्षिक विद्युतशीलता को परिभाषित कीजिए। सिंपल है, कूलाम का नियम क्या होगा कि निर्वात में कोई आवेश पड़े हो, और आवेश भी कैसे में स्थिर हो। निर्वात में कोई 2 आवेश पड़े हो, आवेश भी क्यों स्थिर है। जैसे एक Q1 आवेश है, एक क्या पड़ा है Q1 आवेश, और एक कौन सा है Q2 आवेश। दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, ये वाली दूरी कितनी है R। तो कूलाम ने क्या बताया कि ये जो आवेश पड़े, इन आवेशों के कारण इनके मध्य जो बल लगेगा, बल कौन सा हो सकता है, आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण। यदि समान प्रकृति का है तो क्या होगा, प्रतिकर्षण, और यदि विपरीत प्रकृति के आवेश है तो क्या होगा, आकर्षण बल। तो कूलाम ने कहा इनके मध्य जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा उसका मान कितना होगा। एक तो कहा उसने कि इन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती। दूसरा क्या कहा उसने कि इन दोनों के मध्य की दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। तो कूलाम का नियम क्या है, इस नियम के अनुसार निर्वात में स्थित 2 आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल मतलब आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के परिमाण Q1 व Q2 के गुणनफल के तो क्या समानुपाती, तथा उनके मध्य की दूरी R के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। जैसे ये 2 आवेश पड़े Q1 और Q2, दोनों के मध्य की दूरी कितनी R, तो F समानुपाती Q1 Q2 और F समानुपाती 1/R²। यदि इसे इकट्ठा लिखेंगे तो F समानुपाती Q1 Q2 बटे R²। समानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक नियतांक लगेगा K बराबर Q1 Q2 बटे R²। यहाँ K एक नियतांक है, जैसे क्या कहते हैं स्थिर वैद्युत नियतांक है कहते हैं। इसका मान कितना होता है, K बराबर 1/4πε0, और K का मान कितना होगा, अगर इकाई आंकी का मान देखे तो कितना होगा, 9 गुणा 10 की घात 9। इकाई की होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर।
ये इकाई कैसे है, देखो एफ बराबर क्या है, के क्यू वन क्यू टू बटा आर स्क्वायर। तो के बराबर क्या हो जाएगा, एफ गुणा आर स्क्वायर बटा क्यू वन और क्यू टू। एफ की इकाई क्या है, देखो न्यूटन, आर की मीटर तो मीटर स्क्वायर का आर की स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, क्यू वन क्यू टू इसके भी गुलाम इसके भी गुलाम, तो नीचे क्या आएगा गुलाम स्क्वायर। एप्सिलॉन नोट जो यहाँ पे इसे क्या कहते हैं, निर्वात या वायु की वैद्युशीलता, जिसका मान कितना होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12। इकाई क्या होगी इसकी, उल्टी होगी, देखो के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, तो 4 पाई ये नियत है, तो एप्सिलॉन नोट बटे में, तो जो के की इकाई उसका व्युत्क्रम क्या होगा एप्सिलॉन नोट की, तो के की इकाई क्या थी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नोट की क्या होगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, जिससे क्या बोलते हैं फैराड पर मीटर। अब अपने उसमें के का मान रखेंगे तो एफ बराबर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू वन क्यू टू बटा आर स्क्वायर, और सदिश रूप में लिखेंगे तो एफ वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू वन क्यू टू बटा आर स्क्वायर आर कैप। यहाँ आर कैप क्या है, सदिश आर वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश। अब नोट क्या है कि कूलाम का नियम निर्वात में तथा स्थिर आवेश के लिए यथार्थ होता है। आवेशों के मध्य अन्य पराविद्युत माध्यम प्रयुक्त करने पर विद्युत क्षेत्र के कारण माध्यम में धन तथा ऋण आवेश एक दूसरे के सापेक्ष क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, वैद्युत ध्रुवण कहते हैं, जिससे विद्युत क्षेत्र के मान में क्या होगा परिवर्तन होगा, मतलब विद्युत क्षेत्र के मान में क्या होगी कमी। यदि आवेशों के मध्य निर्वात या वायु के स्थान पर एप्सिलॉन विद्युतशीलता का अन्य माध्यम हो, तब बल क्या होगा एफ मीडियम, मतलब एफ एम। 1/4 पे एप्सिलॉन नोट की जगह क्या लिख देंगे एप्सिलॉन क्यू वन क्यू टू बटा आर स्क्वायर। अब अपने एक एफ एम का मान कितना है 1/4 पे एप्सिलॉन क्यू वन क्यू टू बटा आर स्क्वायर। एफ का मान क्या था 1/4 पे एप्सिलॉन क्यू वन क्यू टू बटा आर स्क्वायर। बाकी है तो 1/4 पे से 4 पाई कट गया, क्यू वन क्यू टू से क्यू वन क्यू टू कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो एफ एम बटा एफ क्या आ गया एप्सिलॉन नोट बटा एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट क्या होता है एप्सिलॉन आर, जिसे क्या बोलते हैं अपेक्षिक वैद्युशीलता या परावैद्युतांक। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नोट बटा एप्सिलॉन है, इसे क्या लिखेंगे 1/एप्सिलॉन आर। तो यहाँ से एफ एम बराबर क्या आ जाएगा एफ बटा एप्सिलॉन आर। और अगर अपेक्षिक वैद्युशीलता या परावैद्युतांक की परिभाषा पूछे तो क्या कहेंगे अपने, किसी माध्यम की वैद्युशीलता और निर्वात की वैद्युशीलता का अनुपात क्या कहलाता है अपेक्षिक वैद्युशीलता। चलो आज अपने कूलाम के नियम के बारे में पढ़ा। अब अपने क्या करेंगे कूलाम के नियम के जो अनुप्रयोग हैं कुछ, जैसे विद्युत द्विध्रुव, इनमें अपने कूलाम के नियम का कैसे यूज कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें अब आगे अपने स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।